आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आपदा के दौरान बचाव के उपायों की। मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संसार में एक शक्तिशाली प्राणी है। लेकिन यह भी है, फिर भी इतने होने के बावजूद भी बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं से हम आज भी अनजान बने हुए हैं। उनके सामने अपने आप को असहाय पाते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ें, सुनामी, तूफान आज भी हजारों लाखों लोगों को अपना निवाला बना लेते हैं, करोड़ों की संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। परंतु मानव में व्याप्त उसकी तीव्र बुद्धि और दृढ़ निश्चय का प्रयोग करके हम उन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जान व माल के नुकसान को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे सभी उपाय जो किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, आग, बाढ़ या अन्य दुर्घटना के सामने जान और माल की रक्षा में सहायक हो, बचाव के साधन कहलाते हैं। इन्हीं साधनों पर आज हम चर्चा करेंगे और खोज एवं बचाव दल के गठन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर एक आपदा से बचने के अलग ढंग और उपाय हैं। उदाहरण के रूप में आग लगने के लिए आवश्यक होगा कि आग किससे लगी हुई है, तभी उसको बुझाना आसान हो पाएगा। यदि आग पेट्रोल या मिट्टी के तेल से लगी हुई हो तो हमें उसको बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरन मिट्टी या रेत का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए एक बचावकर्ता को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विभिन्न आपदाओं का मुकाबला करने के लिए उसे विविध तरीकों का प्रयोग, उसमें निरीक्षण का गुण, निस्वार्थ मन से सेवा करने की इच्छा, अन्य लोगों से सहयोग प्राप्त करने की धारणा और स्थानीय सहायता केंद्रों जैसे पुलिस, थाना, फायर स्टेशन आदि की स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं खोज और बचाव दल के गठन की। खोज और बचाव दल का कार्य कोई भी व्यक्ति अकेले अधिक क्षमता के साथ नहीं कर सकता। इसलिए खोज और बचाव दल बनाते समय सारे समुदायों के सहयोग एवं भागीदारी की आवश्यकता होती है। खोज और बचाव दल में इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस के सदस्य, आग बुझाने वाले अधिकारी के अलावा अध्यापक, स्वस्थ युवक, मिस्त्री, तैराक, सफाई कर्मचारी आदि वे सभी लोग शामिल किए जा सकते हैं जो हमारे लिए आपदा के दौरान उपयोगी साबित हो सकते हैं। बचाव कार्य में खोजने और निकालने के कार्य किए जाते हैं, जिसको हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी कहते हैं। इस प्रकार के आपदा प्रबंधन दल राज्य, जनपद और ग्राम स्तर पर बनाए जाते हैं। समुदाय के सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन दल के विभिन्न सदस्यों को विभिन्न खोज और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में राज्य में आपदा प्रबंधन व न्यूनीकरण केंद्र देहरादून द्वारा खोज और बचाव दलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें राजस्व कर्मियों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक तहसील में खोज एवं बचाव उपकरण किट उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार ये प्रशिक्षित दल आपदा प्रबंधन के विभिन्न कार्यों में उपयोगी हो सकते हैं और अपने समुदाय को उपयुक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। खोज एवं बचाव दल के कार्यों की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षित राहत दल को सुनियोजित व चरणबद्ध रूप से कार्य करने में अधिक सफलता प्राप्त होती है। वे आपदा में फंसे हुए लोगों की तलाश करें और उनके साधन जुटाएं, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। खोज एवं बचाव दल के लिए आवश्यक है कि वे सर्वप्रथम फंसे हुए पीड़ित जगहों का पता लगाएं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाएं तथा निकट के चिकित्सालय में पहुंचाएं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाएं जिसके अंतर्गत इन कार्यों के लिए दल बनाए जाएं, जिससे ये कार्य सुविधापूर्वक संपन्न हो सके। स्थानीय लोगों की परिस्थिति से परिपक्वता होने के कारण ये कार्य और भी आसान हो जाते हैं। आपदा की सूचना मिलने पर स्थानीय अंतराक्षेपण कार्यदल एवं अन्य संगठन अपने आप को तैयार रखें। इस कार्य के लिए हेलीकॉप्टर, खोजी कुत्ते और भारी मशीनों यानी क्रेन आदि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपदा की स्थिति में घबराहट और सामंजस्य आदि पर नियंत्रण रखें और पीड़ितों को सांत्वना दें। ये अत्यंत आवश्यक कार्य है। किसी आपदाग्रस्त क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी भी बचाव दल के लिए अनिवार्य है कि वह वहां रहने वाले लोगों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार करे और उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम हो। वैसे बचाव कर्मियों के लिए यह एक अत्यंत कठिन काम साबित हो जाता है, क्योंकि प्रभावित लोग अत्यधिक तनाव और अवसाद से ग्रस्त होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से सकारात्मक और व्यावहारिक अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में आपदा घटित होने की अत्यधिक संभावना रहती है, वहाँ के निवासियों को आपदा के आशंका के प्रति सचेत करना चाहिए। इससे वे इस प्रकार की स्थिति के निपटने के लिए मानसिक दृष्टि से तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान को ही ले लें।
वहाँ भूकंप बहुत अधिक आते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को इस बात का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें भूकंप आने की स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है। इसका परिणाम यह होता है कि भूकंप आने की स्थिति में वहाँ के बच्चों को भी पता होता है कि वे मकान के कोड़े में खड़े हो जाएं तो वे सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम समाचार माध्यमों से और स्कूल में कक्षाएं लगाकर आपदा की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करें। आपदा की अवधि में आपदा दल को यह अनुभव नहीं करना चाहिए कि वे दान पुण्य या उपकार कर रहे हैं। इसके विपरीत यह उनके दायित्व का एक अंग होता है, भले ही उनको इसके लिए पैसे क्यों न मिल रहा हो। इस कार्य के प्रति उनको अपनी मनोवृत्ति को बदल लेना चाहिए। अपने काम को यथासंभव क्षमता तथा फूर्ति के साथ करना चाहिए, उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। बचाव दल को अपना प्रदर्शन करने के बदले लोगों की सहायता करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। बचाव कर्मियों की पहली यह कार्रवाई होनी चाहिए कि वे पूरे प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी कर दें, जिससे कि अधिकृत लोगों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके और वहां पर होने वाली विभिन्न प्रकार की हरकतों को रोका जा सके। प्रायः यह भी देखा गया है कि निस्तारण के समय अनेक लोगों का कीमती सामान गायब हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बचावकर्मी तो प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति को ही हों, तो ये आवश्यक है, क्योंकि उनमें यह भावना होनी चाहिए कि वे समुदाय के प्रभावित लोगों की सहायता करने जा रहे हैं जो उनके अपने ही भाई बहन हैं। तो ये तो थी हमारी बातें खोज एवं बचाव दल के कार्यों की। खोज एवं बचाव दल के कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो उनमें देखने, सुनने और महसूस करने तीनों सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। स्वयं देखकर क्षेत्र की स्थिति का आकलन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए और खतरा कितना बड़ा है और उसका किस प्रकार मुकाबला किया जा सकता है, यह अवश्य जानकारी होनी चाहिए। कम समय में राहत कार्यों की सफलता के लिए आकलन करना चाहिए और क्षति अगर जारी रहने की संभावना हो तो अन्य लोगों को उसके बारे में सूचित कर देना चाहिए। ये तो थी हमारे बात आपदा बचाव राहत दल की। अब बचाव दल के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य उपकरण जो बचाव कर्मियों के निजी प्रयोग के लिए आवश्यक हैं, जिसमें हेलमेट, टॉर्च, गमबूट, लाइफ जैकेट, सीटी ये उपकरण हो सकते हैं। इसके अलावा रस्सी, सीढ़ी, घिरनी काटने के उपकरण, प्राथमिक उपचार किट, सब्बल, हथौड़ा, स्ट्रेचर आदि बचाव दल द्वारा राहत कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण होते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल हम वर्तमान समय में बचाव एवं राहत दलों में विभिन्न नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अधिकतर इसमें प्रायः देखा गया है कि पर्वतारोहण में उपयुक्त होने वाले जो उपकरण हैं उनका प्रयोग हम बचाव दल में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए इन सभी उपकरणों के प्रयोग के लिए हमें कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण के पश्चात इन उपकरणों का हम भली प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। बचाव कार्य के दौरान जो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हैं उनकी अत्यंत आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम आपदा एवं बचाव राहत कार्यों में अपनी भूमिका को सही प्रकार से उन भूमिकाओं का निर्वहन कर सकते हैं और लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं। तो ये तो थी बात आज आपदा बचाव के साधनों की, जिसके अंतर्गत हमने राहत दलों की बात की और कुछ उपकरणों की बात की। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें और अगले चरण में हम बात करेंगे राहत कार्यों की और साथ ही बचाव दल के विभिन्न प्रकार के उपकरणों की और उपकरणों के उपयोग की जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।